हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का फुल कोर्स फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एजेई एग्जाम्स। ठीक है। और फिलहाल हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, काफी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो पहला सवाल, द करंट इरेक्शन कॉस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज 13,200 इफ लेबर वेजेस पर डे इंक्रीजेस बाय 1/5 ऑफ द करंट वेजेस एंड वर्किंग आवर डिक्रीजेस बाय 1/24 ऑफ करंट पीरियड, देन न्यू कॉस्ट ऑफ इरेक्शन इज। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने बनाई है, उसका जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दिया हुआ है। अब टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा भाई? पर डे कितना खर्चा आ रहा है ना, हम जो लेबर काम कर रहे हैं उनको हम कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं और वो कितने टाइम के लिए काम कर रहे हैं, उन दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कि वेजेस पर डे कितनी है। पर डे या पर आर हमें नहीं पता ना, पर आर लिख लेते हैं क्योंकि हमें आर्स लिखा हुआ है। अच्छा, पर डे लिखा हुआ है ना, चलो ठीक है। पर डे क्या है? एक्स। ठीक है। टाइम क्या है? वाई डेज। ठीक है, वाई डेज मान लो। अब देखो इन्होंने लिखा है वर्किंग आवर्स 1/24 कम कर दिया, तो ऑब्वियसली डे भी उतने ही कम हो जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं, अगर हम आधे टाइम हमने आधा कर दिया तो ऑब्वियसली डे भी तो आधे हो जाएंगे। ठीक है। अब एक्स इंटू वाई जो है हमारा, वो है 13,200। ठीक है। अभी बाद में हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया 1/5 ऑफ करंट वेजेस। तो अब कितनी होगी? न्यू लिख देते हैं ना, न्यू। ये हमने एक्स प्लस एक्स का 1/5 था ना, तो इतना कॉस्ट हो गया पर डे, है ना। हमने दिहाड़ी बढ़ा दी। और वर्किंग आवर्स, टाइम, टाइम हमने कम कर दिया। हमने बोला अगर दिहाड़ी हम बढ़ा रहे हैं तो इसको जल्दी खत्म करो। ठीक है, वो 1/24 ऑफ करंट पीरियड। तो वाई माइनस वाई का 1/24, 1/24 यानी कि 23/24 बाई। ठीक है। न्यू कॉस्ट कितनी किसके इक्वल आएगा फिर? वो आएगा 6/5 एक्स इंटू 23/24 वाई। ठीक है। और रुक गया गए। ठीक है। तो 6/5 इंटू 23/24 इंटू जो हमारा कॉस्ट था 13,200। ठीक है। तो देखो इसको कैंसिल कर दो, बाकी गेट में तो कैलकुलेटर हो गई 4। और ये कितना आ जाएगा? 4×3=12 और 4×3=12। ठीक है, 3300। फिर इसको कैंसिल कर दो, तो 6×5=30, 6×5=30, 660। ठीक है, तो 660 और 23 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 23 और 66, 6×3=18, 6×2=12, ठीक है। 8, 8×3=11। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्राई करो, जितना हम अवॉइड करें कैलकुलेटर, भले ही गेट में है बट बाकी एग्जाम्स में नहीं होता, तो उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, 15,180। नेक्स्ट क्वेश्चन, S, M, E, and F are working in shifts in a team to finish a project. M works the twice the efficiency of others but half as many days as E worked. S and F have 6 hours shift in a day, whereas E and F have 12 hours shifts. What is the ratio of contribution to M to the contribution of E? है ना, अभी हमें सिर्फ M और E को देखना है, बाकी को देखेंगे नहीं। सबसे पहले कोई भी कंट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो क्या लिखा हुआ है देखो, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। अगर आप और मैं काम कर रहे हैं, अगर मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है, मैं सेम टाइम, एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि सेम टाइम में हम दोनों कितना काम कर दे रहे हैं, है ना। अगर मैं आपसे सेम टाइम में दुगना काम कर दूं तो मेरी एफिशिएंसी डबल है इसका मतलब। ठीक है। एक तो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कंट्रीब्यूशन। दूसरा, आप कितने टाइम के लिए काम करते हो, है ना। अगर मैं मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है बट मैं तो सिर्फ एक ही दिन के लिए काम कर रहा हूँ, आप 3-4 दिन, 4 दिन काम करोगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप ज्यादा काम कर दो। ठीक है। तो एक वो चीज देखनी है हमें कि एक तो एफिशिएंसी देखनी है इनटू
कितना टाइम काम किया, उन दोनों उस पर डिपेंड करेगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है किस पे डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर एम और ई, सिर्फ एम और ई की बात करनी है, बाकी अगर बना क्वेश्चन को ट्राई करना है क्या एस और बाकियों को भी लिख के देखना, तो लिख सकते हो। क्या करें, क्या करना था हमें, एफिशिएंसी ठीक है एम, ये हो गया ई। एम और ई का रेशियो पूछना इसलिए एम ऊपर लिख दिया। अच्छा गलत बना दिया, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या बोला उन्होंने, एम की एफिशिएंसी डबल है सबसे, अदर्स बोल दिया मतलब सबसे ही आ गया। तो एफिशिएंसी अगर मैं ई की एक्स मान लेता हूँ, इसकी 2x। ठीक है, अब देखो टाइम जो इन्होंने लिखा है डेज लिखा हुआ है और आवर्स, तो टोटल टाइम आएगा डेज इंटू आर आएगा ना, तो हम अलग अलग टाइम को भी बांट लेते हैं, डेज इंटू आवर्स है ना, ऐसे ही टोटल टाइम आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं हमें बेसिकली, तो डेज और आवर्स। ठीक है, बट एम काम करता है ट्वाइस बट हाफ एज मैनी ए ई वर्क, तो ई के ई से आधे, तो ई को मैं 2y मान लेता हूँ, इसको y मान लिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब घंटे देख लो, एम 6 घंटे काम करता है एक दिन में, ई 12 घंटे काम करता है, ये 6 घंटे, ये 12 घंटे, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो बस आपस में, इसी रेशो में कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। 6 दूनी 12, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 12 दूना 24 एक्स वाई। ठीक है, तो 1/2, तो इस रेशो में कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा एम का ई से। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a manufacturing industries loss is usually taken to be proportional to the square of deviation from a target। देखो ये वेरिएशन ज्यादा टॉपिक पढ़ा था हमने, उस पे आ गया। if loss is 4900 for a deviation of 7 units, what would be the loss in rupees for a deviation of 4 units from the target। ठीक है, अब आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, आपने एक टारगेट बनाया हुआ है कि भाई मुझे अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, मुझे 100 पीस तो बेचने ही बेचने हैं, ये मेरा टारगेट है। बट अगर आप टारगेट से कम बेचोगे तो आपको ऑब्वियसली लॉस होगा। अब जो लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने अपने टारगेट से कितना डेविएट करे, मतलब कितना कम बेचा, है ना। 100 टारगेट था बट आपने सोचो 93 बेचा, तो आप 7 डेविएट कर गए अपने टारगेट से। ठीक है, तो जो डिफरेंस है ना उस पर डिपेंड करेगा लॉस, टोटल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपने 100 टारगेट रखा, 93 बचे, 7 का डेविएशन आ गया, तब भी लॉस इतना है। अगर आपने 200 रखा, 193 बिके, 7 का डेविएशन आया, तब भी लॉस 4900 है। ठीक है, टोटल पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली डेविएशन पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और किस पे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन का स्क्वायर, तो लॉस इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक लॉस दे दिया, एक डेविएशन दे दी, दूसरा लॉस फाइंड करना है, तो हम पहले के फाइंड कर लें या फिर L1 D1 करके दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके कर लेते हैं। देखो पहले लॉस है 4900, के हमें पता नहीं, डेविएशन है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 के। ठीक है, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और फिर बाद में लॉस पूछा हमें, के डी स्क्वायर यानी के की वैल्यू 100 आ गई, लॉस किसके इक्वल आएगा 100 इंटू डेविएशन का स्क्वायर। तो डेविएशन कितनी बोली अब इन्होंने, 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4, जो कि 1600। ठीक है, ये लॉस आ गया। ठीक है, यही आसान आई थिंक, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, 2018 सिविल में दोबारा क्वेश्चन आया, सेम सेम कंसेप्ट का है। इन्होंने बोला कि द प्राइस ऑफ वायर मेड ऑफ सुपर अलॉय मटेरियल्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, है ना। द प्राइस ऑफ 10 मीटर लेंथ ऑफ वायर इज 1600, व्हाट वुड बी द टोटल प्राइस ऑफ टू वायर्स ऑफ लेंथ 4 and 6 मीटर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल दुकान पे जाते हैं कि कोई भी कपड़ा लेने चले गए, चलो मान लो कोई चीज लेंथ से लेने चले गए, वो बोलेंगे कि 1 मीटर के इतने रुपए या 2 मीटर के, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 मीटर के 100 रुपए या 2 के 200, 3 के 300। बट यहाँ पे मैं क्या लिखा है, अगर आप वो चीज कर दोगे कि हाँ भाई ये भी 10 मीटर है, 6 और 4 ये भी 10 होगी, 10 का ही 1600 है, 1600 टिक कर दिया, काम खत्म, गलत।
इन्होंने बोला जो प्राइस डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, जो हम प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो प्राइस जो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, यानी कि प्राइस जो है के इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। अब प्राइस जो है 1600 है, लेंथ कितनी 10 मीटर के लिए 100 के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। अब इन्होंने पूछा जो टोटल प्राइस होगा 4 मीटर और 6 मीटर का। अगर मुझे 4 मीटर का प्राइस करना है, P1 इज इक्वल टू 100, सॉरी 16 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर। और जो 6 मीटर लॉन्ग है उसका 16 इंटू, ठीक है, P इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। टोटल चेक कर लो, 16 इंटू 16 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करना तो नहीं तो 16 कॉमन कर लो, 16 इंटू 16, ये कितना आ गया 256 होता है, तो हाँ सिंपल ही है। P2 जो आएगा 16 इंटू 36, ये 576, ठीक है। तो P1 प्लस P2 टोटल प्राइस कितना आ जाएगा 256 प्लस 576, ठीक है, तो 832, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल, इन्होंने बोला कि टू अलॉयज ए एंड बी कंटेन गोल्ड एंड कॉपर इन रेशो ऑफ 2:3 एंड 3:7 by mass respectively. Equal masses of alloys A and B are melted to make an alloy C. Ratio of gold to copper in the alloy C is, ठीक है। अब देखो ये हमने एग्जांपल भी किए हुए हैं, प्लस गेट के हिसाब से अगर देखा जाए काफी सिंपल सवाल है, ठीक है, नहीं तो घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं। तो या तो दो तरीके से करेंगे कि हम या तो हम वेट 1 1 kg मान लें दोनों में टोटल, और फिर गोल्ड और कॉपर निकाल लें टोटल, या फिर हम कुछ ऐसी वैल्यूज माने जिससे हमें थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से करते हैं। अगर मैं मानूं कि दोनों 1 1 kg हैं, तो अब प्रैक्टिस करते हुए तो थोड़ा करना है ना स्टेप वाइज, बट हमें डायरेक्ट कैसे करना है कि दोनों 1 1 kg हो गए, ठीक है। अब मिक्सर में गोल्ड इन सी, अलॉय में अलॉय सी जो बनी है, अब अगर 1 kg है ए का, ठीक है, तो उसमें से और 2:3 में गोल्ड और कॉपर, तो उसमें गोल्ड कितना आएगा 1 इंटू, टोटल 1 है, रेशो 2:3 है, तो गोल्ड आ जाएगा 2/2 + 3 यानी कि 5, ठीक है। सिमिलरली ये भी 1 kg है, जो 3:7 में है, 1 × 3/3, अपना 3 + 7 10, ठीक है। तो गोल्ड जो आ गया ये आ जाएगा 2/5 + 3/10 इज इक्वल टू अपना, नीचे 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7/10, ठीक है। और मैं सिमिलरली कॉपर भी निकाल सकता हूँ, कॉपर इन सी, तो 1 इंटू, इस यहाँ पे हो जाएगा 3/5 + 1 × 7/10, ठीक है। तो 3 दूनी 6 7 13, 13/10, तो जो 2 kg आया, ठीक है, टोटल मिला के 2 kg हो गया ना, इनको दोनों को सम करके देख लो, 2 आ जाएगा। तो उसमें क्या रेशो है गोल्ड और कॉपर का, तो 7:13 आ गया ना। यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा गोल्ड अपॉन कॉपर इज इक्वल टू 7/10 अपॉन 13/10 इज इक्वल टू 7/13, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। एक और चीज है जिससे हम अवॉइड करेंगे कि फ्रैक्शन ना आए, सीधा हम इंटीजर में चले जाएं। अब कोई भी चीज 2:3 है, ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा वेट टोटल ऐसा देखना है मुझे कि दोनों गोल्ड और कॉपर इंटीजर ही हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा 2 + 3 5, 5 का मल्टीपल कुछ भी ले लो, 5 10 15 20, तो हमेशा गोल्ड और कॉपर की जो क्वांटिटी आएगी वो इंटीजर आएगी, ठीक है। अगर मैं 5 लेता हूं तो 2 और 3 आ रही है, ठीक है। 10 लूंगा 4 और 6 आएगी, ठीक है। ये समझ आ गया कि इसकी 5 के मल्टीपल लेनी है मुझे क्वांटिटी। दूसरा 3 और 7 है, तो इसका 3 + 7 10, इसका अगर मैं 10 के मल्टीपल में क्वांटिटी लूंगा तब ये एक मेरे पास इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे 10 ले लिया तो 3 7, 20 लिया तो अपना 6 और 14, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल लेना है और मैं चाहता हूं कि दोनों में ही एक इंटीजर ही है,
ये 5 का मल्टीपल, ये 10 के मल्टीपल में चाहिए, तो दोनों का एलसीएम देखो, 5 10 का 10, तो 10 kg अगर मैं दोनों ले लूंगा तो मेरे पास इंटीजर आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब बहुत सिंपल हो जाएगा। 10 kg है पहले वाला, ये गोल्ड और ये कॉपर, तो 10 kg में 2:3, 10 × 2/5 यानी कि ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना अगर समझ आ गया कि हाँ 10 kg लेना, तो 4 और 6 भी आराम से दिख जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी मैं 10 kg ले लूंगा, तो मेरे पास 3 और 7 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं टोटल करूंगा, मिक्स करेंगे हम, तो टोटल जो सी बनेगा वो 20 kg बनेगा। तो 4 और 3 7, 6 और 7 13। ठीक है, तो 7 और, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो जो आपको देखना आ जाए। तो जैसे आपको कंफर्ट लगे और लगे कि मैं जल्दी जल्दी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कर दूंगा सवाल, उस मेथड को चूज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड सम टू द सम ऑफ इवन पॉजिटिव फ्रॉम 150 to 200। ठीक है, अब देखो ये रेशियो का से ज्यादा अगर देखा जाए, सीरीज का सवाल है ना, सम ऑफ सीरीज और एपी। तो जो पहली है, अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं, ये क्या बोला, सम ऑफ ऑड पॉजिटिव, यानी कि 1 3 5 100 तक, तो 100 तक तो 99 आएगा ना लास्ट, फाइंड करना। तो ये एपी है। ठीक है, तो या तो आपको ये नंबर ऑफ टर्म्स 100 टर्म्स है, 50 नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। ठीक है, ये पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। तो जो एक एपी होती है जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, उसका सम क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, ये होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 × 100, 2500। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड इन्होंने बोला है सम ऑफ इवन पॉजिटिव 150 200, तो यानी कि 150 152 154 अप टू 200। ठीक है, अब ये कितने नंबर्स होंगे, या तो आपको एपी एपी से निकालना है कि हाँ, अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, तो ये कौन सी टर्म होगी। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है कि, ठीक है, ये हम बता दो कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, nth टर्म है 200 और फर्स्ट टर्म है 150, n हमें पता करना है, t कितना है, डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे 50 इज इक्वल टू n-1/2, तो n-1 इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 26। 26 टर्म्स है। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। और ये चीज हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, अगर हम 51 से लेके 51 से काउंट करो, 151 से लेके 200 तक टोटल 50 नंबर है, 50 में से 25 इवन है, 25 ओड है, 25 हो गए, और प्लस एक 150 होगा, टोटल 26 हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 26 26 डिवाइड बाय 2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो 26 13 × 350। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है, तो हमें सम फाइंड करना है 1/2। ठीक है, और यह जगह 2500/13। ठीक है, तो बस कट कर दो, ये हो गया कट। अभी तो 5 से कटेगा 50 और ये 7। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर 50 ही आ गया, और 13 7 91। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है गेट 2022 का। ठीक है, गेट के हिसाब से थोड़े सिंपल सवाल हैं अगर देखा जाए तो। इन्होंने क्या बोला, पी क्यू का रेशियो दे दिया, क्यू आर का दे दिया, आर एस का दे दिया, एंड यू इज 50% मोर देन एस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड यू। जो सबसे पहले यू और एस का निकाल लेते हैं रेशियो, ताकि हमें फिर आइडिया आ जाए। ठीक है, यू जो है वो किसके इक्वल है, 50% मोर देन एस, तो यानी कि 1.5 गुना हो गया, 1.5 एस लिख सकता हूँ या 3/2 एस लिख सकता हूँ। ठीक है, एस प्लस एस का 50%। ठीक है, एस प्लस एस/2 3/2 एस। ठीक है, वही चीज होगी आगे। कभी भी दोबारा जो चीज एक बार कर लिया कि 50% ऑफ क्या होगा, उसका 1.5 गुना, यानी कि 1.5 टाइम्स 3/2 टाइम्स बस। तो यहां से मैं एस डिवाइड बाई यू अगर निकालना चाहूँ, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 2/3। ठीक है, अब बस सिंपल सी चीज है,
हमें पी रेशो क्यू पता है, क्यू रेशो आर पता है, आर रेशो एस पता है, एस रेशो यू पता है। तो हमें पी और यू का निकालना है ना। तो देखो पी और यू किसके इक्वल आएगा, पी बाय क्यू। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वही चीज आ जाएगी सीधा। और पी बाय क्यू कितना, 1/2। क्यू बाय आर कितना, 4/3। आर बाय एस कितना, 4/5। एस बाय यू कितना, 2/3। तो यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल होगा, सिर्फ ये कैंसिल होगा। तो चौकी चौकी 16 और 5 × 3 = 15 × 45। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड जो है हाफ 1/3 1/4। ठीक है, तो वैल्यू पूछी है एक्स प्लस जेड माइनस वाई अपॉन वाई की। ठीक है, तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं कि इसको एक्स को हाफ ए लिख लिया, a/2 लिख लिया, इसको a/3 लिख लिया, इसको a/4 लिख लिया। ठीक है, वो पुट कर सकते हो। फिर वही चीज है कि फ्रैक्शंस आ जाएगा, थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या करें, इसको रेशो को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हम कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। एक ही बात है, अगर मैं 1/2 लिख सकता हूँ, मैं 2/4 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसको मैं किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं कि एक सारे ही इंटीजर बन जाए। 2 3 4 इनका एलसीएम 12, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 4 और 3 इस हिसाब से बन जाएंगे। ठीक है, एक ही बात है। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि x की वैल्यू मान लो 6a पुट कर दी, और z फिर होगा 3a, y जो होगा 4a डिवाइड 4a। ठीक है, ए भी मैं फालतू में लिख रहा हूँ, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पढ़ा पहले। 6 3 9 -4 5/4, तो 1.25। ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है गेट के हिसाब से देखा जाए तो। अगला सवाल, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि लंबा सवाल है। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द मंथली इन्वेस्टमेंट बाय 3 friends फॉर द फर्स्ट 6 months इज इन रेशो 3:4:5. After 6 months, they had to increase their monthly investment by 10%, 15%, 20%, respectively, of their initially monthly investment. The new investment ratio was kept constant for next 6 months. What is the ratio of their shares in total profit in the same order at the end of the year, such that the share is proportional to their individual total investment over the year? ठीक है, अब क्या है जो टोटल इन्होंने क्या किया, पहले तो 3:4:5 में इन्वेस्टमेंट की इन्होंने पहले 6 मंथ। ठीक है, मंथली कर रहे हैं कि मान लो एक 3 रुपए डाल रहा है, एक 4 रुपए डाल रहा है, एक 5 रुपए डाला हर महीने। अब उन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी किसी ने, थ्री वाले ने, यानी कि थ्री का 10% बढ़ा दी, 3.3 कर दिया इस हिसाब से। ठीक है, इसने 15% बढ़ा दी, इसने 20%। ठीक है, और ये 6 महीने तक चला, समझ आ गया। एक साल में पहले 6 महीने तो ये इस रेशो में अपना इन्वेस्टमेंट करें, 3:4:5 में। जो बाद के 6 महीने उसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दिया पहले वाली का। ठीक है, अब जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, सॉरी, प्रॉफिट है, वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इनटू कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पी का देखें, अच्छा पी नहीं, ए बी सी मान लो, चलो। जो पहले 6 महीने हैं उसमें रेशो 3:4:5। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है 3x 4x 5x, ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। हम्म, ठीक है, अब लास्ट 6 मंथ्स के लिए क्या होगा, बढ़ गई इन्वेस्टमेंट 10%, 3x का 10% बढ़ेंगे 0.3, तो 3.3x। 4x का 15%, तो 4 × 15 60.6, तो 4.6x। ठीक है, 5x का 20%, 5 का 20% 1। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 6x। ठीक है, तो अब जो टोटल प्रॉफिट है वो किस रेशो में आएगा, जितना इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया इनटू टाइम। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं पहले, ए का कंट्रीब्यूशन हो गया
3x 6 महीने के लिए प्लस 3.3x अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 कॉमन निकाल लिया मैंने। देखो 6 कैलकुलेशन में इसीलिए एडिशन वगैरह मत करो, पहले सवाल को देखो कि हाँ जरूरत है भी कि नहीं। तो 6 कॉमन निकाल के मेरा 6.3x इंटू 6 आ गया। ठीक है, ये a का हो गया। b में वही चीज जो आ गई अपना 4x प्लस इंटू 6, 4 पॉइंट इंटू 6। ठीक है, तो 4 प्लस 4.6 8.6x इंटू 6 b। ठीक है, सिमिलरली 5x इंटू 6 प्लस 6x इंटू 6 यह आ जाएगा 11x इंटू 6c। ठीक है, तो वही हम जितना हम मिनिमम करें चीजें ना, मिनिमम एफर्ट लगाएं क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतना अच्छा है। अब इनका ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, इसी रेशो में इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 6 को लिखने की जरूरत नहीं है ना x को लिखने की जरूरत है, तो इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया तो 6.3 8.6 11। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो कि इंटीजर बनाना है। 63 86 110। ठीक है, ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं है। द नंबर ऑफ हेन्स डक्स एंड गोट्स इन द फार्म पी आर, ये नंबर दे दिए 65 91 169 रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ हेन्स डक्स गोट्स इन द नियर बाय फार्म Q is 416. The ratio of hens, ducks, and goats in the farm Q is 5 ratio 14 ratio 13. All the hens, ducks, and goats are sent from Q to P. The new ratio of hens, ducks, and goats in the farm P is. तो P में तो हमें पता है, Q में हमें नंबर निकाल लें क्योंकि रेशो में दिया हुआ है, ऐड कर दें फिर रेशो निकाल लेंगे। अगर हम Q की बात करें तो Q में टोटल कितने हैं 416। तो हम देखते हैं कि हैन कितने हैं। हैन कितने आएंगे, देखो 5:14:3, तो हैन आएंगे 5, सॉरी टोटल जो है 460 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 14 प्लस 13। 5 प्लस 14 कितना आएगा, 14 प्लस 13 27 आ गया, प्लस 5 32। ठीक है, और 32 पूरा कैंसिल होगा, 320। चलो 8 से तो होगा पहले, 4 8 5 40, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 4 से कैंसिल हो गया 13, 13 इंटू 5 65। ठीक है, हैन डक इज इक्वल टू 416 इंटू 5/32। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि 32 और 13। ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे तो, सॉरी अच्छा यहाँ पे चेंज आएगा ना, यहाँ पे 14। ठीक है, तो 14 में तो 13 कितना हो गया, 13 तो 14 182। और गोड जो हो गया वो 13 इंटू 13 आ जाएगा, तो 169। ठीक है, अब टोटल अगर हम P प्लस Q की बात करें तो जो नंबर ऑफ फैन आएंगी वो कितनी आएंगी, 65 प्लस 65 130। ठीक है, डक जो आएंगी, बस ऑर्डर ध्यान रखना, डक आएंगी 91 प्लस 182, तो 327। और गोड जो आएंगी वो 169 इंटू 169 प्लस 169। 9 9 18 6 6 12 1 13 2 1 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इनका रेशो मुझे फाइंड करना है 130 273 और 338। ठीक है, कुछ कभी कई बार नहीं समझ आता कि भाई किससे काटना, तो ऑप्शन देखो आराम से। ठीक है, तो जैसे ये हमें दिख रहा है कि यार सब 13 13, 65 13 का है, ये भी 13 का है, 91 भी 13 का है। ठीक है, तो 91 का डबल है ये 13। 13 से काट दो, 13 से काटेंगे 10, 13 दूना 26, 13 कम 13, और ये 13 इंटू 13 था ना 169, तो 13 इंटू 13 इंटू 2 26। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, और जैसे ऑप्शन एलिमिनेट भी करना है तो जैसे डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हैन कम है इससे, बट यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है,
तो बस वही है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन एक दो और आए, कितने एलिमिनेट कर सकते थे, डी तो पक्का एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, वी गेट के रिस्पेक्ट में, कि a sum of money is distributed among P, Q, R and S is proportional to 5, proportion 5, 2, 4, 3 respectively. If R gets rupees, अच्छा रुपीज आएगा यहाँ पे, रुपीज 100 मोर देन S, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ Q, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल जो है 5, 2, 4, 3 है, तो P को कितने मिलेंगे? P की वैसे बात ही नहीं है, P का हो गया 5x, Q का कितना हो गया 2x, Q का जरूरी है, R का हो गया 4x और S का हो गया 3x, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। R को 1000 मिले ज्यादा S से, तो यानी कि 4x माइनस 3x जो है वो 1000 है, तो यहाँ से 4 माइनस 3 1, x आ गया 1000। तो Q कितना है, Q की वैल्यू पूछी है ना 2x, तो 2 इंटू 1000 यानी कि 2000, ऑप्शन डी, ठीक है। सेकंड्स का सवाल है, और गेट में हमें 3 मिनट मिलते हैं पर सवाल करने के लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं गेट के प्रीवियस क्वेश्चन भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। इससे इससे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही हो गया। तो इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट वगैरह देख सकते हो, और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।